केएसएस ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑफलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। केएसएस इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत सारे विद्यार्थी राजस्थान के जानते हैं कि केएसएस इंस्टीट्यूट एक अलग तरीके से, एक अलग शैली से अपना काम करता है। बहुत साइलेंट रह करके केएसएस इंस्टीट्यूट ने अपना काम किया और विद्यार्थियों को रोजगार दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। केएसएस इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा ज़्यादा आयु नहीं है, बहुत कम समय में केएसएस इंस्टीट्यूट ने अपने काम शुरू किया और शुरू करने के बाद आज वो बहुत सारे राजस्थान में जितने भी इंस्टीट्यूशन से अब दूसरे लोग काम कर रहे हैं उसमें अपनी एक पहचान बनाए हुए हैं केएसएस इंस्टीट्यूट। और केएसएस इंस्टीट्यूट ने स्टैटिस्टिक्स, खास तौर से स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की, चाहे वो एसओ हो, एएसओ हो, कंप्यूटर हो, जिसके पोस्ट का नाम आजकल असिस्टेंट स्टैटिस्टिक्स हो गया है, सहायक सांख्यिकी के पद के नाम में उसको परिवर्तित कर दिया गया है। इसके अलावा इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेटर है, एग्रीकल्चर इन्वेस्टिगेटर है, इंडस्ट्रियल उद्योग प्रसार अधिकारी है। बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जिनमें केएसएस इंस्टीट्यूट ने शानदार ढंग से काम किया। अभी हाल ही में एसओ की वैकेंसी आई है और एसओ की वैकेंसी को लेकर विद्यार्थियों के दिमाग में कई सारे प्रश्न चल रहे हैं कि सर इसकी एलिजिबिलिटी को लेकर के उन्होंने जब आरपीएससी का विज्ञापन पढ़ा तो उन्हें बड़ा कंफ्यूजन है कि हम एलिजिबल है या नहीं है, हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें हमें क्लियर नहीं हो रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमने पिछली बार एसओ का जो विज्ञापन था वही विज्ञापन इस बार भी है। केवल अंतर यह है कि पिछली बार स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद टोटल जो वेटेज दिया गया था वो केवल इंटरव्यू का था। स्क्रीनिंग में केवल विद्यार्थियों की छंटनी की गई थी और 3 गुना विद्यार्थियों को पास करके उनमें से इंटरव्यू लिया गया और 3 में से एक को इंटरव्यू के बेसिस पर सेलेक्ट कर लिया गया। यहां पर एक बड़ा चेंज इसमें किया गया है। बाकी अनिवार्य योग्यता को लेकर के, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को लेकर के कोई चेंज नहीं किया गया। मैं वो बात करने जा रहा हूं दोस्तों आपसे कि थ्योरेटिकली उसमें क्या दिया हुआ है और प्रैक्टिकली हम चीजों को कैसे समझें, इस पर मेरा डिस्कशन होगा आप लोगों से कि थ्योरेटिकली सिलेबस में क्या दिया हुआ है जो आप सभी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको एक बड़ा भारी कंफ्यूजन है। उस कंफ्यूजन पे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन कंफ्यूजन पे चर्चा करने से पहले आप लोगों को भी सिलेबस को स्टडी करना होगा, बहुत ध्यान से सिलेबस को पढ़ना होगा। यदि हम लोग ध्यान से सिलेबस को पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग हम लोग विज्ञापन को पढ़कर समझ सकेंगे। और विज्ञापन में खास बात यह है कि उसमें लिखा हुआ है कि एट लिस्ट सेकेंड डिवीजन। तो एट लिस्ट सेकेंड डिवीजन, देखिए किस किस में सेकेंड डिवीजन होना चाहिए एटलीस्ट मास्टर डिग्री में। इन इकोनॉमिक्स, in statistics, in mathematics, in agriculture, in commerce। इन इकोनॉमिक्स मास्टर डिग्री में सेकंड डिवीजन होना अनिवार्य है। मास्टर डिग्री में क्या है, कम से कम सेकंड डिवीजन होना अनिवार्य है। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि विद स्टैटिस्टिक्स
यानी उन्होंने एक पेपर स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हो, यहां भी लिखा हुआ है विद स्टैटिस्टिक्स और यहां भी लिखा हुआ है विद स्टैटिस्टिक्स, लेकिन इकोनॉमिक्स में और स्टैटिस्टिक्स में तो स्टैटिस्टिक्स ऑलरेडी है और इकोनॉमिक्स में ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। अब दोस्तों हम लोग इस बात पे करें कि ये विद स्टैटिस्टिक्स प्रैक्टिकली तो थ्योरेटिकली तो लिखा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि उसमें एक तो रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर होता है, कुछ वेरिएबल एनालिसिस का पेपर्स होते हैं, अलग अलग तरह के उसमें पेपर्स होते हैं। तो कहीं न कहीं स्टैटिस्टिक्स नेम से नहीं होकर के स्टैटिस्टिक्स की सिचुएशन में हम लोग को काम कर रहे हैं। तो पिछले एग्जामिनेशंस में जब हम लोगों ने देखा तो ऐसा कोई प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंटेशन जब किया गया तो मैथमेटिक्स के किसी बच्चे को रिजेक्शन हमारे सामने नहीं आया कि मैथमेटिक्स है और उसके स्टैटिस्टिक्स नहीं है, तो उसका ऐसा कोई रिजेक्शन हमारे सामने नहीं था। ये यदि हम लोग सिचुएशन को ध्यान में रखें कि मैथमेटिक्स के जो विद्यार्थी हैं वो अपना इसके अलावा मान लीजिए कि उसके स्टैटिस्टिक्स या ये सिचुएशन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में 1 ईयर डिप्लोमा उसके पास होना चाहिए। इसके अलावा 1 ईयर डिप्लोमा के साथ वो स्टैटिस्टिक्स में क्या करे कि 1 साल का है ना जो सब्सिडरी सब्जेक्ट से एक सब्जेक्ट से है ना जो वो पीजी में एडिशनल सब्जेक्ट लेकर के वो कर ले, तो उसकी भी उसकी एलिजिबिलिटी हो जाएगी। अभी उसको कर लेना चाहिए, यूनिवर्सिटीज वगैरह से काफी सारी सिचुएशंस हैं, तो उसकी एलिजिबिलिटी तय हो जाएगी। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जो थ्योरेटिकल एलिजिबिलिटी है उसमें तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये सिचुएशन है। प्रैक्टिकली कॉमर्स में ईएफएम और बीएडीएम इन दोनों को पिछली बार वैकेंसी में रोक दिया गया था, लेकिन ये विद्यार्थी कोर्ट के थ्रू गए और इन्होंने इंटरव्यू दिया और ये सेलेक्ट हुए, क्योंकि इन्होंने दावा किया कि हमने ग्रेजुएशन में कंपलसरी पेपर के रूप में स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है और ईएफएम वालों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा है। बीएडीएम वाले और ईएफएम और एबीएसटी वाले तीनों ही विद्यार्थी जो हैं वो बीकॉम में स्टैटिस्टिक्स को कंपलसरी पेपर के रूप में पढ़ते हैं। तो यदि ये सारी की सारी सिचुएशंस हैं, क्योंकि जो लोग इसको डिसाइड कर रहे हैं क्वालिफिकेशन को, और जब वो लोग कोर्ट में गए तो उसको कोर्ट में उस पर गौर फरमाया गया और उन विद्यार्थियों को भी अलाउ किया गया कि ये भी इसी के पार्ट है। जब इन्होंने कॉमर्स से पढ़ा है तो भले ही उन्होंने पीजी में स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि वो एबीएसटी के साथ ही होती है, ईएफएम और बीएडीएम के साथ स्टैटिस्टिक्स का पेपर नहीं होता है, तो इस तरीके के ये विद्यार्थी सभी पात्र माने गए और इन विद्यार्थियों को इंटरव्यू में शामिल किया गया। तो ये यदि हम लोग थोड़ा सा इन चीजों को देखें, हमारे सामने जो प्रैक्टिकल सिचुएशन थी और जो थ्योरेटिकल सिचुएशन थी उनको हमने आपको प्रेजेंट किया। ये अब तक का सिनेरियो है। यदि कोई विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन है पीजी में तो उसके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, उसे एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। ये नीचे प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ है सिलेबस में कि यदि वो पीएचडी है या पीजी फर्स्ट क्लास है तो फिर उसे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। और एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट्स में भी उसमें लिखा हुआ है कि यदि कोई गवर्नमेंट में स्टैटिस्टिक्स में काम कर रहा है तो 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि किसी कॉमर्शियल कंसर्न रिकॉग्नाइज कोई कॉमर्शियल कंसर्न में काम कर रहा है तो 1 साल का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, या किसी यूनिवर्सिटी का उसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। ये उसमें एक लाइन स्पष्ट लिखी हुई है। उसके अलावा प्रोवाइडेड दैट उन विद्यार्थियों को भी शामिल किया गया जो नीचे 4-5 क्लॉज में दिया गया है, वो भी एडिशनली उन बच्चों को शामिल किया गया है। तो ये मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस सिलेबस ये जो मिनिमम एजुकेशनल या कंपलसरी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है उन्हें आप पूरा करते हैं तो आप एलिजिबल हैं। और यदि आप इन चीज़ों को इस तरीके से प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल चीज़ों को समझ करके तो आप आराम से तैयारी करें।
तैयारी भी बहुत सघन करनी होगी इस बार, हमें बहुत डेडिकेशन से पढ़ना होगा। कारण क्या है कि पिछली बार जो हमारी स्टडी में था उसमें तो केवल इंटरव्यू का वेटेज था, और जो हमारी परीक्षा हुई, स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ, उसका वेटेज 0 था, उसका कोई वेटेज ही नहीं था। ऐसी सिचुएशन में स्क्रीनिंग केवल पास करना होता था, अब स्क्रीनिंग का 40% वेटेज दे दिया है। अभी 40% वेटेज कैसे दिया गया है इसे समझिए कि ये जो 40% है इसने ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 40। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी विद्यार्थी ने, जैसे किसी विद्यार्थी ने मान लीजिए 40 मार्क्स लिए आउट ऑफ 100, तो उसके ऑब्टेन मार्क्स तो हो गए 40 और टोटल मार्क्स हो गए 100। तो आप देखिए 40 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू 16। इसका मतलब हुआ 40 में से उस विद्यार्थी को 16 अंक कैलकुलेट होंगे। अब यदि एक विद्यार्थी ने 40 अंक लेता है घर बैठ करके, वो प्रिपरेशन नहीं करता है, वो सोचता है कि मेरा स्क्रीनिंग तो हो ही जाएगा, इंटरव्यू में देखूंगा, तो वहां उसका स्कोर है 16 मार्क्स का। अब यदि किसी विद्यार्थी ने मान लीजिए अच्छे से स्टडी की और उसने 80 अंक लिए हैं, तो 80 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल्स टू, ये देखिए दोस्तों कितने अंक सिक्योर किए उसने, 32। जस्ट डबल, 16 अंकों का डिफरेंस या इन अंकों का डिफरेंस, हम लोग डबल जो डिफरेंस आएगा विद्यार्थियों का वो इंटरव्यू में नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू में एक लिमिटेशन होती है, एक सिचुएशन होती है, एक लिमिटेड क्राइटेरिया में ही इंटरव्यू में मार्क्स मिलेंगे। अनलिमिटेड ढंग से इंटरव्यू में मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी आरएस एग्जामिनेशन जो मेरा अन्य जो चीजें थी उसमें कितने सारे लोगों पर आक्षेप लगाए गए, कितनी सारी चीजें हुई। तो आजकल जो इंटरव्यू है उसमें बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होता है। उसमें क्या होता है दोस्तों, बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होता है। तो इंटरव्यू में आप लोग ये ना करें कि हम इंटरव्यू में सब कुछ हो जाएगा, इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी आपको पेपर के अकॉर्डिंग करनी होगी, सब्जेक्ट जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होगी, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। सफलता के जो तरीके हैं वो तो यही हैं। अब आपके ये मार्क्स हो गए। दूसरा, आप है ना, जो मान लीजिए आपका एकेडमिक है वो 20 मार्क्स का है, एकेडमिक जो है हमारा वो 20 मार्क्स का है, 20 मार्क्स का एकेडमिक और 40% का इंटरव्यू है। एकेडमिक में जो आपका है उसमें आप कोई सुधार नहीं कर सकते हो, जो भी एकेडमिक्स में आपके मार्क्स हैं वही रहेंगे। यदि आप सेकंड डिवीजन है तो आपको जो क्राइटेरिया में फिक्स मार्क्स है वो मिलेंगे। यदि आप फर्स्ट डिवीजन है तो आपके क्राइटेरिया में जो मार्क्स है फर्स्ट डिवीजन का 4 मार्क्स होता है, सेकंड डिवीजन का 3 मार्क्स होता है। इस तरीके से मार्क्स की कैटेगराइजेशन किया हुआ है। अब यदि आप लोग कोई काम कर सकते हो तो ये जो आपका 40% है इसको सिक्योर कर सकते हो, इसको बढ़ा सकते हो। पिछली बार पेपर बहुत टफ था, उसके बावजूद भी काफी सारे विद्यार्थी सेलेक्ट हुए। क्यों सेलेक्ट हुए? क्योंकि उन्होंने इसमें भी स्कोर किया और स्कोर में उनको नॉलेज थी, इसलिए वो इंटरव्यू में भी अपनी परफॉर्मेंस ठीक कर पाए। तो यदि हमें शुरू से ही इसकी स्टडी अच्छी है, हम लोग स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स को शानदार ढंग से पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ एक स्टैटिस्टिक्स का और एक इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट बैठता है इंटरव्यू में, तो वो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स दोनों से सवाल करता है, दोनों ही सवाल करते हैं, तो उन सवालों के जवाब आप अच्छे ढंग से दे पाएंगे तो वो कम मार्क्स देने में उनके हाथ हिलेंगे दोस्तों। इसलिए उन्हें सही अंक आपको देने ही होंगे।
जब आप अच्छी परफॉर्म करते हो तो परफॉर्मेंस बेस्ड चीज़ें होनी चाहिए, आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। केएसएस इंस्टीट्यूट अपना काम कर रहा है, बहुत अच्छे से अपना काम करता है, बहुत ईमानदाराना ढंग से काम करता है। इसीलिए राजस्थान में विद्यार्थी केएसएस इंस्टीट्यूट को एक उस डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट के रूप में जानते हैं जो इंस्टीट्यूट कहता है वही करता है। वो ये नहीं है कि उसकी कथनी और करनी में कोई अंतर हो। इंस्टीट्यूशन ने जो कुछ भी आपसे कहा है, जो कुछ भी आपसे कमिटमेंट किया है, यदि इंस्टीट्यूट ये कहता है कि हम आपका वीकली टेस्ट लेंगे, इट मीन्स वीकली टेस्ट होगा। हम आपका कोर्स कंप्लीट करवाएंगे और उसी कोर्स कंप्लीट इस तरीके से कोर्स करवाया जाता है कि कुछ भी छूटता नहीं है। इसलिए सारे के सारे जो पेपर्स होते हैं उसी में से बन जाते हैं। जब आप कोई चीज छोड़ोगे ही नहीं तो फिर आपका पेपर उसी में से बनेगा। ये पिछला हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है। हम लोग पढ़ाने पर और मेहनत पर फोकस करते हैं, विद्यार्थी उससे सिलेक्शन लेते हैं। पिछली बार हमसे जुड़े हुए विद्यार्थी एसओ में 93 सेलेक्ट हुए, एएसओ में 77 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए और संगणक में 67 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए दोस्तों, जिनमें एसओ में 183 पोस्ट में से 93, एएसओ में 225 जो पोस्ट थी उनमें से 77 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए और संगणक में 67 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए। तो दोस्तों यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो कल 29 को हमारा सेमिनार है। आपको सेमिनार पे लिंक दे दिया जाएगा। आप लोग है ना जो हमारे नंबर पे शेयर करें, व्हाट्सएप नंबर आप अपना भेज दें और व्हाट्सएप नंबर जब आप भेज देंगे तो उस व्हाट्सएप नंबर पर आप आराम से है ना जो अपने आप को जोड़ सकते हैं, जुड़वा सकते हैं, तो आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन समय समय पर पहुंचती रहेगी। आप सभी को मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आगे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट हमारा जो वीडियो यूट्यूब पर शेयर होगा, हमारा जो लिंक है वो यूट्यूब और अभी गूगल मीट पर भी हम लोग अवेलेबल करवाएंगे और यूट्यूब पर, और हमारा ऐप जल्दी ही डेवलप होने जा रहा है और जल्दी हम लोग ऐप पर भी काम करेंगे। नमस्कार दोस्तों।